नमस्ते जी। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए तो हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को कंप्लीट किए। अब उसके बाद हम लोग आए कि इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट, यानी जो पॉलिसी अपनाई ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ा, उसके बारे में हमने पिछले कक्षा में चर्चा किया था। उसको 1 मिनट में मैं समराइज करता हूँ। हमने आपको बताया था कि चरणबद्ध तरीकों से भारत को इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेशन करने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार थे। और उस चरणबद्ध तरीका में जो पहला चरण मैंने बताया, पहला चरण बताया औद्योगिक चरण, जो कि 1757 से 1813 तक रहा। फिर मैंने आपको बताया कि वाणिज्यिक चरण, जो कि 1813 से 1853 तक रहा। और फिर 53 के बाद का चरण बताया, और उसमें हमने बताया था औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। और उसी को आज हम लोग जानेंगे, वित्तीय पूंजीवाद को। और जानेंगे ही नहीं बल्कि हम लोग डिटेल से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहें, जुड़े रहें। देखिए कि किस प्रकार आपके माइंड में मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी के पूरी जो प्रश्न आते हैं वो छप जाएगा। बस आप एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस बनाकर बैठे रहें। तो आइए साथियों, हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और इकोनॉमिकली पॉलिसी एंड इम्पैक्ट, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज ये हमारा लगभग पहली ये आखिरी क्लास होगी इकोनॉमिक से संबंधित। फिर हम लोग घुस जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पे, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ थोड़ी सी चर्चा करने के बाद। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वित्तीय पूंजीवाद क्या होता है। वित्तीय पूंजीवाद में यह वह चरण है जिस समय ब्रिटिश कंपनी अपने साम्राज्य और अपने देश के अनुकूल भारत में नीतियां अपना रही है और उसके अकॉर्डिंग भारत में वो कार्य कर रही है। उसी के अंतर्गत देखिएगा कि इन सब के कालक्रमों के दौरान ब्रिटिश अपना वित्त भारत में निवेश करने लगा था। वित्तीय पूंजीवाद में क्या होता है कि जितना भी ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन कंट्रीज से भी कुछ लोग देखिएगा कि आगे चल के सामने आएंगे और भारत में अपना धन निवेश करेंगे। तो ये वह वित्तीय पूंजीवाद का चरण है जिस समय ब्रिटिश अपना वित्त मतलब क्या, पैसा, बड़ा बड़ा जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर थे, सब आकर भारत में अपना धन को निवेश करने लगे। तो पहला पॉइंट। दूसरा, भारत में नीतियां वो अपने अनुकूल बनाते थे। वहां से कॉरपोरेटर आते थे, निवेशक आते थे इंडिया में, तो वो आएंगे निवेश करने, तो उसको अपने अनुकूल परिस्थितियां तो चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर ही रही थी, परिस्थितियां प्रदान करती थी। समझ में आया? आगे उसी के दरमियान देखिए कि बागवानी फसल में काफी इन लोगों ने वृद्धि किया, जूट आदि जैसे। फिर देखिएगा कि इसी के तहत अपने मुनाफे के लिए रेलवे, डाक तार, पोस्टल टेलीग्राफ जिसको बोलते हैं, वित्तीय बैंक यानी बीमा आदि में भरपूर निवेश किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारी उद्योगों में निवेश नहीं किया। भारी उद्योगों में निवेश जैसे में उद्योग, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसे गतिविधियों में इन्होंने निवेश नहीं किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपनी भूमिका नहीं निभा रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश कंपनी क्यों नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है? उसके पीछे उसका उद्देश्य समझिए। वो पूर्ण रूप पर बल दे रही है किस पर? वैसे उद्योग जो बड़े मात्रा में ना हो, उसको लगाने में ज़्यादा बजट ना आए, वैसे उद्योग को ये प्रोडक्ट कर रहे हैं और वैसे उद्योग को ही वरीयता दे रहे हैं। तो इन्होंने भारी उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में निवेश नहीं किया और कई
औद्योगिक क्षेत्र में भी इन्होंने निवेश किया। तो वो कौन से क्षेत्र थे? उपभोक्ता के दृष्टि से, जहाँ से उपभोग यानी उपभोग करने योग्य वस्तु प्राप्त हो, ऐसे जगहों पर इन्होंने अपना निवेश किया, जिसमें विशेष तौर पर जूट, शराब, फर्नीचर आदि जैसे क्षेत्रों में इन्होंने निवेश किया। और भारी उद्योग जो जिससे भारत की समृद्धि बढ़े, भारत डेवलपमेंट हो सकता था, उन सब में इन्होंने निवेश नहीं किया। निवेश मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई कंपनी आती है या कोई व्यक्ति वित्त मालिक जिसके पास पैसा वो चाहता है कि मैं निवेश करूं, तो ब्रिटिश कंपनी ऐसा कुछ नहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में सोच रही थी। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वैसे चीज़ों पर निवेश किया जिसमें बजट कम लगे, वो आसान हो। जैसे में जूट उत्पादन, शराब उत्पादन और फर्नीचर जैसे सेक्टरों में इन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन जब बात आती है कि इंडस्ट्रियल हब बनाने का, इंडस्ट्रियल हब और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन सबों में ब्रिटिश कंपनी रुचि ले ही नहीं रही है। इनका मानना है कि ज़्यादा पैसा अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यदि हम लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो यहीं रह जाएगा, हमारा वित्त भी लग जाएगा। और यह तय था, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को 1857 के रिवोल्ट से ही इस बात की जानकारी मिल गई थी कि आज ना कल हम भारत से जाएंगे, क्योंकि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही है। आपको समझ में आया? फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश कंपनी क्यों शराब, फर्नीचर और उद्योग, वो भी जूट जैसे उद्योग में निवेश कर रही है? क्यों नहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है भारत में? तो उसको इस बात की पूर्ण ज्ञान थी 1857 के रिवोल्ट से कि एक ना एक दिन हम भारत से जाएंगे, क्योंकि भारतीयों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो रही है। अब ये सोचा कि ज़्यादा अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो क्या हम ये सारी वस्तुओं को अपने देश ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और वो कम साधनों में निवेश कर रही है, जैसे जूट में, शराब में, फर्नीचर में, उपभोग की वस्तुएं जिसकी उसकी ज़रूरत हो, उन सबों में निवेश कर रही है। तो उसका नीति आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको मैंने बताया। उसके साथ साथ देखिएगा कि बैंक में निवेश किया। अब बैंक में ये क्यों निवेश कर रहा है? बैंक में अगर पैसे होंगे तो उनको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि रेल के पटरी के बात है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट अलग है। आगे देखिए कि ये मुख्य तौर पर इन सब क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, निवेश किया। निवेश करने का पीछे उसका तात्पर्य क्या है कि वहाँ से ज़्यादा मात्रा में हम अपनी वस्तु को, हम अपनी आय को बढ़ा सके, जिससे कि इंग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाए। तो आपको पूर्ण तौर पर समझना है कि ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैंकिंग क्षेत्र में, शराब, फर्नीचर और जूट उत्पादन क्षेत्रों में ही वृद्धि कर रहा था, छोटे छोटे सेक्टर में। जैसे बड़ा सेक्टर में ये निवेश नहीं कर रहा था ताकि इसका पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो। देखिएगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं काम कर रहा है, और सिर्फ किस पर बल दे रहा है? तो ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह नीति है कि भारत में ज़्यादा धन निवेश नहीं करो, वैसे ही क्षेत्र पर करो जिससे कि आपको वसूली हो जाए। जिसमें वो बल दे रहे हैं शराब की दुकानें, बियर हाउस और जूट जैसे छोटे छोटे उत्पादन, फर्नीचर आदि। बैंकिंग सिस्टम वित्त में निवेश कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था में निवेश कर रही है। लेकिन देखिएगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि में ये निवेश करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको पता है कि अगर हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो क्या वो हम लेकर आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये आपने जान लिया। इसी के साथ देखिएगा कि रेल के भी इन्होंने रेलवे में भी निवेश किया।
तो रेलवे में निवेश किया, इसके बैकग्राउंड को आप समझ लीजिए। साम्राज्यवादी विस्तार बढ़ता जा रहा था, अंग्रेजों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में इसको लगा कि क्यों ना भारत से तेजी गति से धन का निष्कासन किया जाए। तो उसके लिए बैलगाड़ी से तो हो नहीं सकता है, ठेला गाड़ी से तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे में देखिएगा कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को आने से पहले इंग्लैंड में 1825 में ही इंग्लैंड में 1825 में ही पहली बार ट्रेन चल गया। अब भारत में भी उसके ज़रूरतें बढ़ रही है, क्योंकि वस्तुओं को पूरे भारत में तेजी गति से बेचना है, आदान प्रदान करना है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र ले जाना है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, ईस्ट से वेस्ट ले जाना है। तो उसके लिए क्या बैलगाड़ी चाहिए, उसके लिए रेल गाड़ी चाहिए, ट्रेनें चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड से तेजी गति से वस्तुएं बनी बनाई आ रही है और ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा बाजार भारत मिला हुआ है। तो ऐसे में वो पूरे भारत में अपनी वस्तुओं को प्रसार करे, उसके लिए ट्रेन चाहिए। तो 1853 ईस्वी में मुंबई टू थाने पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ट्रेन चलाया गया। अब ऐसा नहीं कि ट्रेन आया तो भारतीयों को भला हो गया, भारतीय कंगाल हो गए, भारत माता के गोद आर्थिक रूप से सुनी हो गई। भारत में भूखमरी आएगा, गरीबी आएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोग घूमते रहेंगे, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आर्थिक गतिविधियां किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि कोई अवसर की समानता ही नहीं है, अवसर प्रदान ही नहीं हो रहा है। तो ये नीति था ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश कंपनी की, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो रेलवे का बैकग्राउंड कैसे हम तैयार करेंगे, जब ज़रूरतें बढ़ी तो रेल का निर्माण करने का भी आवश्यकता पड़ी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, चूँकि उस समय आर्थिक तंगी भी झेल रहा था और ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, तो वहाँ के निवेशकों से कहा कि आप यदि भारत में अपना निवेश करते हैं, धन को निवेश करते हैं, तो आप मुनाफे में रहेंगे। तो ब्रिटिश निवेशक कहें कि तो कैसे हम निवेश में मुनाफा में रहेंगे। वो कहा कि यदि आप भारत में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ से 5% का अतिरिक्त लाभ होगा। अब जो वित्त मालिक थे ब्रिटेन का, उन लोगों को भी लगा कि ऐसा बात है तो ठीक है, मैं करूँगा। यदि मुनाफा नहीं हुआ तो वित्त मालिकों ने कहा कि यदि मुनाफा नहीं हुआ 5% तो मैं आपसे लूँगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही ठीक है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर 5% से अतिरिक्त आय उत्पन्न होती है, मान लिया जाए 5% से 7% हो गया, तो जो 5+2 एक्स्ट्रा आया, इसमें से हम दोनों 50-50 का मालिक होंगे। ये समझौता ब्रिटिश निवेशक और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी दोनों के बीच बना। और फिर ब्रिटिश निवेशक भारत आते हैं और रेलवे में उन्होंने निवेश किया। उसी के दरमियान 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलें चली, मुंबई टू थाने, और डलहौजी के शासनकाल में चला। और ट्रेन का नाम जान लीजिए कि ब्लैक ब्यूटी रखा गया था, और टोटल जो चला था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला था वो ट्रेन। तो मैं ये सब फैक्ट बोलना नहीं चाहता हूँ, खैर, क्योंकि इससे दिक्कतें आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट की ओर बहुत तेज़ी गति से भागेंगे। तो फैक्ट जानना नहीं चाहिए। टोटल जो ट्रेन चला था 34 किलोमीटर चला था पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला था। तो आपको ये बेसिक मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि रेलवे का निर्माण कैसे हुआ। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश निवेशक में यह बात तय हुआ कि आप आइए भारत में निवेश कीजिए, आपको 5% की अतिरिक्त मुनाफा होगी। और उस समय के दौरान देखिएगा तो ब्रिटिश निवेशकों के लिए 5% बहुत बड़ी रकम है। तो भारत में आकर वो जब निवेश करना शुरू कर दिए तो स्थितियां ऐसी आई कि जिस बात पर तय हुआ था उस बात पर मुनाफा नहीं हुआ, और फिर ब्रिटिश कंपनी उसका भरपाई करना शुरू कर दिया। तो
रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। निवेशक कौन थे? निजी क्षेत्र के। निजी क्षेत्र के मतलब निजी कोई व्यक्ति था, ब्रिटेन से निवेशक आया था। फिर यह महंगा लगा। महंगा कैसे लगा? क्योंकि जिस उद्देश्य से निवेशक आया था कि 5% के अतिरिक्त लाभ होगा, लाभ हुआ नहीं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भुगतान किया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा ये तो ऐसे में मैं घाटा जाऊंगा, तो उसको महंगा लगा कि ये क्षेत्र महंगा है, इसको हटा दिया। फिर 1869 से गवर्नमेंट स्वयं निवेश करना शुरू कर दिया, लेकिन निरंतर रहा नहीं। तो फिर 1882 में देखिएगा कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट या निजी क्षेत्र दोनों मिलकर निवेश करना शुरू कर दी। फिर देखिएगा कि 19वीं सदी तक पूरे भारत में 19वीं सदी तक पूरे भारत में 25,000 लगभग 25,000 क्या हुआ कि पटरियां बिछ गई पूरे भारत में, ट्रेन की पटरियां। और कर्जन के समय में ज़्यादा पटरी बिछा क्योंकि कर्जन आया, अपना योगदान दिया। फिर देखिएगा कि 1800 फिर देखिएगा कि कर्जन रेलवे बोर्ड की स्थापना एक रॉबर्टन के सुझाव पर कहा कि रेलवे बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए जो रेलवे से संबंधित दिशा निर्देश किया जाएगा। अब इसके कारण देखिए कि भारत में उद्योगों का स्थितियां काफ़ी गंभीर रहा। ये जितना भी रेलवे बिछने का कार्य होता था, इसकी सारी सामग्रियां लोहे वगैरह ब्रिटेन से आते थे। उसी के दरमियान देखिए कि पहली बार भारत में 1912 ईस्वी में टाटा नाम का एक कंपनी सामने आती है उभर कर, जो कि झारखंड में पड़ती है। जमशेदपुर उस एरिया का नाम है, और इसका जमशेदपुर नाम से पहले कवाची नाम था, और फिर आगे चलकर जमशेदपुर ये नाम पड़ गया। अब जब हम ये जानते हैं कि रेलवे आया भारत में, और फिर भारत से धीरे धीरे धन की निष्कासन हुआ, और ऐसे में स्थितियां यहाँ तक आ गई कि पूर्ण रूप से भारतीय अकाल के शिकार हो गए। अब अकाल के शिकार क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश कंपनी थी वो इंडस्ट्रियल में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर ही नहीं रही थी। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं और आप इंडस्ट्रियल में भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या शराब के दुकान और जूट उत्पादन आदि जैसे निवेशकों से भारतीयों को लाभ होगा? नहीं लाभ होगा। अतः परिणाम हुआ कि भारत एकदम दरिद्रीकरण की ओर तेजी गति से मुड़ा। तो आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि यदि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश हिस्टोरियन से पूछिएगा, जब ब्रिटिश हिस्टोरियन से पूछिएगा कि भाई साहब आप क्यों भारत में ट्रेन चलाएं, तो वो कहेंगे कि हम भारतीयों को आधुनिक करना चाहते थे। हम भारतीयों को क्या करना चाहते थे? आधुनिक बनाना चाहते थे। क्योंकि हम दुनिया में आगे निकल गए थे, तो ये हमारी कंधे पर जिम्मेवारी थी कि हम भारतीयों को आगे ले जाए। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, ब्रिटिश कंपनियां की है। तो इस बात को आप समझिए कि ब्रिटिश कंपनी से यदि आप पूछते हैं कि आप क्यों निवेश किए भारत में, रेल आप क्यों चलाएं, तो वो यही कहेगी कि भारत को हम एकीकृत करना चाहते थे, इंटीग्रेशन करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, आधुनिक उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे, वाणिज्यिक कृषि का विकास करना चाहते थे, प्रशासन सुचारू रूप से चलाना चाहते थे, अकाल के राहत हेतु कार्य करना चाहते थे। ये सब कौन कह रहे हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश कंपनियां कह रही है। लेकिन ये इसका वास्तविक उद्देश्य समझिएगा तो आपको स्पष्ट होगा कि उसका वास्तविक उद्देश्य था कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को कच्चा माल की प्राप्ति हो।
क्योंकि भारत में हम अपने अनुकूल व्यवस्थाएं बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहेंगे कि उत्पादन हो, उसके लिए किसानों पर, वहाँ के लोगों पर अगर संप्रेष दमनात्मक कार्रवाई भी करना पड़े तो हम करेंगे। तो ये चीज़ था। बागवानी निवेशक उत्पाद विश्व तक पहुंचाना था। अगला, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का उत्पाद भारतीय बाजार में बेचना था। तो बेचेंगे कब? जब रेल रहेगी तब भारत के अनेक अनेक क्षेत्रों में जाकर अपना व्यापार करेंगे। फिर वित्त को, निवेश को मौका मिला, यानी जो वित्त निवेशक थे, जो इंग्लैंड में बड़े बड़े वित्त निवेशक थे, वित्त मालिक थे, कॉरपोरेटर थे, वो सारे भारत में आकर निवेश करना शुरू कर दिए। भारत का शासन सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखना था। ये सब उनका क्या था? उद्देश्य था। मोटे तौर पर देखिए तो वो इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेशन करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने राजनीतिक गतिविधियां पर कंट्रोल किया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कंट्रोल किया और पूर्ण रूप से वो पूरे भारत के मालिक बन बैठा। ये तो उसका उद्देश्य जाने, सकारात्मक और नकारात्मक, कि उसका क्या उद्देश्य था। लेकिन रेलवे से भारत में कुछ पॉजिटिविटी भी आया। रेलवे से भारत में क्या पॉजिटिविटी आया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कि रेलवे से भारत में क्या पॉजिटिविटी आया, उस चीज़ को आप समझिए कि 1853 ईस्वी में मुंबई टू थाने 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से टोटल 34 किलोमीटर तक ट्रेन चली। लेकिन उसका क्या कारण था, क्या ज़रूरतें पड़ी कि ब्रिटिश लोगों ने भारत में रेल में पैसा अपना निवेश किया? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रही होगी। तो सबसे पहले उसका यह तर्क है कि हम जो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन को यूनिफिकेशन करना चाहते थे, सुदृढ़ करना चाहते थे, पॉलिटिकली इंटीग्रेशन करना चाहते थे। अब इन सब के माध्यम से देखिए तो भारत में पॉजिटिविटी व्यवस्था देखने को मिली, यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन हुआ, पॉलिटिकली इंटीग्रेशन हुआ, राष्ट्रवाद का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, समाज सुधार, इसका उपयोग किया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज में भी सहायक हुआ काफ़ी हद तक। अब देखिए ये तो आपको ये पक्ष मैं बता चुका हूँ, यानी जो अंग्रेज का पक्ष है वो जो अपना इंटरप्रिटेशन रखते हैं कि रेल चलाने के पीछे हमारी क्या उद्देश्य है, इसको मैं बताया। लेकिन उसका उद्देश्य क्या नहीं था, क्या गलत था, क्या सही था, वो दोनों के बारे में हम लोग जाने कि उसका उद्देश्य था ट्रेन चलाने के कि ज़्यादा मात्रा में हम भारत से अपनी धन कमा सके, साम्राज्य के विस्तार में सुरक्षित रख सके। और लेकिन वही अंग्रेजों के द्वारा अचानक किया हुआ, यानी अंग्रेजों के द्वारा कुछ किया हुआ कार्य भारतीयों के लिए सकारात्मक लेकर आया। तो ऐसा नहीं कि उसका उद्देश्य था कि हम भारतीयों के लिए हित में काम करें, भारतीयों को संरक्षण करें। अब रेलवे का पॉजिटिव देखिए कि जब भारत में ट्रेन चलेगी तो लोग सफ़र करेंगे। अब जब लोग सफ़र करेंगे तो लोगों के बीच पॉलिटिकली इंटीग्रेशन होगा, इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन भी होगा और सोशली इंटीग्रेशन भी होगा। सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। आज हम लोग थोड़ी सी जाके ट्रेन में बैठते हैं, एक दिन का सफ़र करते हैं, सामने वाले को लगता है कि हम अपना मान लिए हैं, विचार चलने लगता है। और उस समय के बाद अगर ट्रेन में दो लोग बैठे होंगे, दो भारतीय, और आपस में बात किए होंगे कि जानते हैं अंग्रेज हमारे बगल के जो एक व्यक्ति था उसको पेड़ में बांधा और बांध के गोली से उड़ा दिया। अब वहाँ के जो लोग 4-5 लोग सीट पर बैठे हैं, उन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आया कि नहीं, कि अंग्रेज इतना निर्मम है, इतना निर्मम तरीके से भारतीयों को सजा देती है। तो यहाँ से राष्ट्रवाद की भावना भी प्रबल हुई, ये ट्रेन के माध्यम से। दूसरी बात कि ट्रेन को आने से भारतीय समाज सुधार और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी एक बहुत बड़ा सहयोग साबित हुआ, क्योंकि लोग दूर दूर जा जाकर लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे कि जागो भाई जागो, शोषण भेदभावकारी नीतियां को त्यागो।
ये व्यवस्थाएं प्रबल होगी भारतीयों में। तो हम यह कह सकते हैं कि भूलचूक से ब्रिटिशर्सों द्वारा भारतीयों के हित में, अपने हित के लिए किया गया कार्य रेल वाला उन्हीं लोग के लिए मुसीबत का घड़ी बनकर सामने आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये तो पॉजिटिविटी देख लिए। भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखिए कि भारतीय उद्योग तबाह हो गए। लौह उद्योग तो विशेष तौर पर, क्योंकि उस समय लोहा का प्रोडक्शन भारत में किया नहीं गया था तो था ही, लेकिन उस समय लोहा ब्रिटेन से ही आते थे। कृषकों पर कर का दबाव पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी और आदि आए। दूसरी बात कि भारतीय कृषकों पर इसका असर पड़ा। आगे कई क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। उस क्षेत्र, उपेक्षा मतलब क्या, नकारा गया। जैसे में शिक्षा में, स्वास्थ्य में और नहर निर्माण में आदि जैसे कार्यों पर ब्रिटिशर्सों का कोई प्रतिक्रिया नहीं रहा। आगे देखिए, कृषकों पर दबाव बढ़ा, जिसके कारण अंततः अकाल पड़ा। और इन्हीं कार्यों के माध्यम से, इन्हीं गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिशर्सों ने जो धन ले गया, उसी को हम आगे कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन का थ्योरी। यानी ऑल ओवर जितना गतिविधियां ब्रिटिशर्सों ने किया, और जब हम लोगों को समझ में आया, जब सामने उभर कर आए दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, रजनी पाम दत्त, जब ये सब लोग आया और इन्होंने जब बताया कि ब्रिटिशर्स भारत के वस्तुओं के, भारत को, धन को तेजी गति से यूरोप ले जा रहे हैं, और इसी को दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ द नेशन किताब में बात लिखा कि भारत धन का अपने ओर निर्गमन कर रहे हैं, और इसी का नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन का थ्योरी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से जानिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया दादा भाई नौरोजी। इससे संबंधित भी लोग हैं, जैसे आरसी दत्त, रजनी पाम दत्त। इन सबों का इस नज़र में, इस पृष्ठभूमि में नजर गया कि ब्रिटिश किस प्रकार भारतीय वस्तु को अपने देश ले जाकर यूरोप में लगातार निर्वहन कर रही है, लगातार आयात कर रही है, निर्यात कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को लोगों ने क्या में देखा, ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में देखा। तो आपको इस थ्योरी के बारे में भी आपको समझ बन गई होगी। यानी 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेके बक्सर 1813, और फिर 1885 और 1880 के आसपास भारतीय लोगों के बीच इस बात की भावना प्रबल होने लगी कि ब्रिटिशर्सों ने किस प्रकार हमारे आंतरिक हस्तक्षेप करके आर्थिक रूप से कंगाल कर रहा है। तो ये जान गए। लेकिन अब जानिए, देखिए थोड़ा सा कि रेलवे से कैसे धन का निष्कासन हुआ। तो इसकी शुरुआत हो गई थी कब, तो 1813 में, क्योंकि 1813 में ब्रिटिश कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोलिक, उसको समाप्त कर दिया, और यह कह दिया कि ब्रिटिश के कोई भी निवेशक अगर भारत जाकर, यूरोप का कोई भी निवेशक अगर भारत जाकर वस्तु को व्यापार कर सकते हैं, तो ऐसे में वो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ से और भारतीयों के धन भारतीयों के फेवर से निकलेंगे। 1853 से तेज हो गई। क्यों? क्योंकि 1853 में ट्रेन चला, तो ट्रेन के माध्यम से और तेजी गति से वस्तु कहाँ जाने लगा, तो यूरोप की ओर जाने लगा। फिर 1880 तक देखिएगा कि जो नगरीय हस्तशिल्प थे वो तबाह हो गए, और फिर इसको इस प्रकार में आप देख लिए, मैं आपको यहाँ पे बता दिया। तो थोड़ी सी देख लीजिए कि जो भारत का परंपरा उद्योग था, हस्तकरघा उद्योग। परंपरा उद्योग क्या था? भारत का जो पारंपरिक उद्योग था वो था हस्तकरघा उद्योग, मतलब हाथों से लोग अच्छे अच्छे चीज़ें बनाते थे। आज भी देखते हैं कि देहातों में अक्सर होता है कि कपड़ा हाथ से गुन देना, अच्छे अच्छे स्वेटर बना देना, अच्छे अच्छे क्या होते हैं दरवाजे पर लगाने वाले मोती टाइप जैसे कुछ चीज़ें बना देना। तो
तो वो परंपरा उद्योग था भारतीयों को, लेकिन परंपरा उद्योगों को बहुत हतोत्साहित किया ब्रिटिशर्सों ने। और जो वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, पत्थर उद्योग, शीशा उद्योग आदि सब पूर्ण रूप से हतोत्साहित हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में तेजी गति से अकाल पड़ा। भारत माता की गोद सुन हो गई, क्योंकि इन्होंने ऐसा षड्यंत्र नीतियां अपनाया। तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।